हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का बुक वर्क एंड पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे पेज नंबर 10 पर दिया हुआ कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला था? द ऑथर फाउंड अ 19th century roll top desk in the junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended and there were scorch marks down one side. The author bought it in order to restore it. कबाड़ी की दुकान में लेखक को 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनी एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। वह डेस्क शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का बना था और उसकी दशा बहुत खराब थी। डेस्क का रोल टॉप मतलब डेस्क की जो ऊपर की सतह थी वह कई टुकड़ों में थी। एक पाए की बेढंगे तरीके से मरम्मत की हुई थी और उस डेस्क पर एक तरफ झुलसने जलने के निशान थे। ऑथर ने उस डेस्क को यही सोचकर खरीदा था कि वह उसे ठीक करवा लेगा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? ऑथर को गुप्त दराज में क्या मिला था और आपके हिसाब से, आपके विचार से किसने इसे अंदर वहां रख दिया था? द ऑथर फाउंड अ स्मॉल black tin box in a secret drawer. There was a paper cello taped to its top. It said Jim's last letter received January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. ऑथर को उस गुप्त दराज में एक छोटा काला टिन का बॉक्स मिला था और उस बॉक्स पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जब भी समय आए, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद, इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। Most likely it was put there by Mrs. Jim McPherson, who was Jim's wife. Her name and address were on the envelope inside the box. जहाँ तक हो सकता है वह छोटा काला टिन का बॉक्स श्रीमती जिम मैकपर्सन ने वहाँ पर रखा था, जो कि जिम की वाइफ थी, और उन्हीं का नाम और पता उस लिफाफे पर लिखा हुआ था जिसके अंदर वह पत्र था, और यह लिफाफा ऑथर को उस छोटे काले टिन के बॉक्स के अंदर मिला था। अब करेंगे पेज नंबर 14 पे दिया हुआ कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसका पहला क्वेश्चन है Who had written the letter to whom and when? किसने पत्र लिखा था, किसे लिखा था और कब? Answer is Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914. श्रीमान जिम मैकपर्सन ने यह पत्र लिखा था। उन्होंने यह पत्र अपनी पत्नी श्रीमती कोनी मैकपर्सन को लिखा था। यह 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। Second question is why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? पत्र क्यों लिखा गया था? वह अद्भुत चीज क्या थी जो घटित हुई थी? Answer is Jim wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. The British and the Germans were engaged in a war, yet on this day both the troops met in no man's land. It was a thing of wonder because right in the middle of a war, the warring soldiers were making peace. Jim ने यह खत लिखा था अपनी वाइफ को बताने के लिए उस बारे में जो अद्भुत चीज घटित हुई थी क्रिसमस डे वाले दिन। ब्रिटिश और जर्मन एक युद्ध में लगे हुए थे, फिर भी इस दिन मतलब क्रिसमस वाले दिन दोनों सैनिक, मतलब ब्रिटिश टीम के सारे सैनिक और जर्मन टीम के सारे सैनिक नो मैंस लैंड पे मिले थे। नो मैंस लैंड मतलब मानव रहित भू क्षेत्र, एक खाली स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, जैसे बॉर्डर हो गया या दो सेनाओं के बीच में एक खाली जगह जो होती है उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। यह आश्चर्य की बात थी क्योंकि युद्ध के बीचों बीच युद्ध में लगे हुए सैनिक शांति स्थापित कर रहे थे एक दूसरे से मिलके क्रिसमस डे वाले दिन। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जब हैंस वुल्फ व जिम मैकपर्सन सैनिक के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते थे तब वे किस पेशे से संबंधित होते थे, मतलब कौन सी जॉब कर रहे होते थे? आंसर इज हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डसलडॉर्फ. ही प्लेड द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. जिम मैकपर्सन वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. हैंस वुल्फ जो कि डसलडॉर्फ से थे, जब वह सैनिक नहीं होते थे तो अक्सर एक ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाया करते थे, और जिम मैकपर्सन जो कि डॉर्सेट से थे वह एक स्कूल टीचर का कार्य किया करते थे।
फोर्थ क्वेश्चन इज हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? उन्होंने यह क्यों कहा था कि वह इसे जानते थे? नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि वह इसे जानते थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सब कुछ स्कूल से व अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर सीखा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आए थे? आप यह कैसे जानते हैं? आंसर इज नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर। द नोट पेपर सेलो टेप टू द टिन बॉक्स mentioned the letter contained in the box to be the last letter from Jim. This was perhaps the last that Connie heard from Jim. नहीं, इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि जिम युद्ध से वापस नहीं आए थे। जो नोट पेपर टिन के बॉक्स के ऊपर चिपकाया हुआ था उस पर यह लिखा हुआ था कि बॉक्स के अंदर जो पत्र है वो जिम की तरफ से भेजा गया आखिरी पत्र है। इसलिए शायद ये आखिरी बार ही था जब कॉनी को जिम के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था। अब करेंगे पेज नंबर 15 पे दिया हुआ कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? आंसर इज द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकपर्सन लिव्ड। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर। लेखक ब्रिडपोर्ट श्रीमती कॉनी मैकपर्सन की खोज में गए थे क्योंकि ये वहीं का एड्रेस था जहाँ पर मिसेस मैकपर्सन रहती थी। लेखक उनको वह पत्र वापस लौटाना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? श्रीमती मैकपर्सन अब कितनी उम्र की थी और वह कहाँ थी? Answer is Mrs. Macpherson was 101 years old. She was in a nursing home in Burlington House. श्रीमती मैकपर्सन अब 101 वर्ष की थी, वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। अब करेंगे पेज नंबर 16 पे दिया हुआ कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसका पहला क्वेश्चन है Who did Connie Macpherson think her visitor was? कॉनी मैकपर्सन अपने विजिटर को कौन समझ बैठी थी? Connie Macpherson thought that her visitor was her husband Jim. कॉनी मैकपर्सन अपने विजिटर को अपना पति जिम मैकपर्सन समझ बैठी थी। क्वेश्चन सेकंड इज विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? मूल पाठ में से कौन सा वाक्य यह शो करता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी? आंसर इज द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया था, किंतु मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। यह सेंटेंस ये शो करता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कॉनी ने कितने समय तक जिम का पत्र अपने पास रखा था? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर इज आई थिंक कॉनी हैड केप्ट Jim's letter for almost 70 to 75 years. The following reasons substantiate it. मेरे विचार से कॉनी ने जिम का पत्र लगभग 70 से 75 वर्ष रखा था। नीचे दिए गए कारण इस बात की पुष्टि करते हैं। पहला कारण है द जंक सेलर हैड टोल्ड दैट द डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। कबाड़ बेचने वाले ने यह बताया था कि वह डेस्क 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों की थी। दूसरा कारण है द लेटर वाज डेटेड 26 दिसंबर 1914। पत्र का दिनांक 26 दिसंबर 1914 था। तीसरा कारण है नाउ मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। अब श्रीमती मैकपर्सन 101 वर्ष की थी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपके विचार से वह डेस्क क्यों बेचा गया था और कब? आंसर इज आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड बिकॉज इट हैड बैडली गॉट स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। इट हैड बीन सोल्ड व्हेन मिसेस मैकपर्सन लेफ्ट हर हाउस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। मेरे विचार से डेस्क इसलिए बेचा गया था क्योंकि यह एक तरफ से बुरी तरह से झुलस गया था। यह तब बेचा गया था जब श्रीमती मैकपर्सन ने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहने के लिए अपना घर छोड़ा था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम व हैंस क्यों सोचते हैं कि खेलकूद अपनी रंजिशें मिटाने का अच्छा तरीका है? क्या आप सहमत हैं? आंसर इज जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज
because they do not kill anyone and make children orphan and wives widows. Yes, I agree to this concept. जिम व हैन सोचते हैं कि खेलकूद आपसी रंजिशें मिटाने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि वे किसी की हत्या नहीं करते और बच्चों को अनाथ नहीं बनाते व पत्नियों को विधवा नहीं बनाते। हाँ, मैं इस धारणा से सहमत हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आप ये सोचते हैं कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे हैं या एक दूसरे से अलग? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से प्रमाण ढूंढिए। आंसर इज, आई थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेरे विचार से दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे हैं, वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ऑन क्रिसमस दे विश्ड ईच अदर हैप्पी क्रिसमस टॉमी, सेम टू यू फ्रिट्स। दे शेयर्ड स्नैप्स, रम, सॉसेजेस। दे प्लेड फुटबॉल ऑन नो मैन्स लैंड। दे एक्सचेंज्ड कैरल्स। इवन जिम सेड बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। At the end of the war, they would like to go home back and see the family. These are the evidences from the story. क्रिसमस पर उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, आपको भी फ्रिट्स। उन्होंने स्नैप्स मतलब शराब, रम और मसालेदार गोश्त बांटकर खाया। वे नो मैन्स लैंड पर फुटबॉल खेले। उन्होंने क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया। यहाँ तक कि जिम ने कहा दोनों सेनाएं शांति की कामना करती हैं। युद्ध के अंत में वे घर जाना चाहेंगे, वे परिवार से मिलना चाहेंगे। कहानी से ये कुछ प्रमाण हैं। Question 5th is, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. उन विभिन्न तरीकों का जिक्र करें जिनसे ब्रिटिश व जर्मन सैनिक मित्र बन गए और उन चीजों को ढूंढिए जो क्रिसमस पर समान थी। Answer is, the wishing of happy Christmas, the sharing of schnapps, rum and sausages, the playing of football match on the no man's land and the exchanging of carols are the various ways that make the British and the German soldiers friends. Mingling of breads, longing for peace and home etc. are the things in common at Christmas. Happy Christmas की बधाई, स्नैप्स, रम व मसालेदार गोश्त को आपस में बांटकर खाना, एंजॉय करना, नो मैन्स लैंड पर फुटबॉल का खेलना और क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान आदि विभिन्न तरीके हैं जिससे ब्रिटिश व जर्मन सैनिक मित्र बन जाते हैं। सांसों का घुलना, शांति व घर की कामना आदि क्रिसमस पर एक समान बातें हैं। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कॉनी का क्रिसमस उपहार क्या है? यह विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार क्यों है? कॉनीज हस्बैंड जिम इज हर क्रिसमस प्रेजेंट. It is the best Christmas present in the world because for a wife without husband the world is insipid. कॉनी का पति जिम उसके लिए क्रिसमस उपहार है. यह विश्व में सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है क्योंकि बिना पति के एक पत्नी के लिए यह संसार फीका रहता है. Question 7th is, do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? क्या आपके विचार से इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त लगता है? क्या आप किसी अन्य शीर्षक या शीर्षकों के बारे में विचार कर सकते हैं? आंसर इज, आई थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज suitable for it. The story opens, develops and concludes around this title. Husband, a human, is the best Christmas gift for Connie. There can be no other title suitable for this story. मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है. कहानी इस शीर्षक के चारों ओर आरंभ होती है, विकसित होती है व अंत होती है. पति, एक मानव, कॉनी के लिए सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है. इस कहानी के लिए अन्य कोई भी शीर्षक उपयुक्त नहीं हो सकता. इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क कंप्लीट होता है. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे बाकी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.